Hello everyone, welcome to the Officers IAS, and today we'll be starting the Geography NCRT class 11, part 1. And the reason I again and again stress you to read NCRTs if you're preparing for civil services, not for state services, is because UPSC सिर्फ बेसिक सोर्सेज से पूछती है, ट्रेडिशनल सोर्सेज से पूछती है, NCRTs उसकी खुद की जो गवर्नमेंट मैगजीन्स निकालती है उससे, एंड न्यूज़पेपर, दैट्स ऑल. यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस कोचिंग. फर्स्ट, अगर आप खुद अकेले विदाउट एनी कोचिंग वो कर रहे हैं, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, हैव फेथ ऑन व्हाट आई एम सेइंग टू यू, बिकॉज मेरे को एक्सपीरियंस है एंड आई नो व्हाट आई एम सेइंग. तो अगर आप विदाउट कोचिंग घर पे वो कर रहे हैं, जस्ट कीप रीडिंग एनसीईआरटी थॉरोली. एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, पढ़ते रहो बस. एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं. अगर आपको 100 में से सारे सवाल सॉल्व नहीं करने हैं, बट इफ़ यू रीड ईच एंड एवरी एनसीईआरटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, तो फिर आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा. ठीक है, चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट. ये फर्स्ट में द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, बिकॉज जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, सक्सीडिंग चैप्टर्स हैं, उसमें वील रीड अबाउट वाटर, वील रीड अबाउट ओशंस, वील रीड अबाउट एटमॉस्फेयर. द फर्स्ट और अगले ही चैप्टर में वील रीड अबाउट द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. तो पहले हमको ये तो पता चले कि भाई कोई चीज़ आई कैसे, तभी तो उसके बारे में बात करेंगे. तो दैट्स वाई इट इज़ द टॉपिक इज़ द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. The first paragraph is not important as far as exam perspective. Let's move further. Origin of the Earth. Early theories. A large number of hypotheses were put forth by different philosophers and scientists regarding the origin of the. बहुत सारी. The difference between hypothesis and a theory is कि theory में something has been proven with facts and empirical evidence, while hypothesis has been disproven or it is not a theory as of yet. तो hypothesis का मतलब ये होता है. ठीक है, दैट्स वाई हम बोलते हैं कि बिग बैंग थ्योरी, नॉट बिग बैंग हाइपोथेसिस, बिकॉज इट हैज़ बीन प्रूवन, राइट. तो पहली क्या थी भाई? नेबुलर हाइपोथेसिस. ठीक है, पहली कौन सी थी? नेबुलर हाइपोथेसिस. ठीक है, और ये किसने दी थी? इमैनुअल कांट, लाप्लास. ठीक है, इनिशियल. उसके बाद ये रिवाइज हुई. द हाइपोथेसिस कंसिडर्ड दैट द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद अ यूथफुल सन व्हिच वाज स्लोली रोटेटिंग. ठीक है, लेटर इन मैं आपको बताऊंगा रिवाइज कब हुई और किसने करी. फिर है, देखो, अब हम इसमें आगे वाले पैराग्राफ में मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. इन 1950 ऑटो श्मिट इन रशिया, ये दिख रहा है आपको यहाँ से जो स्टार्ट किया मैंने अभी हाईलाइट किया ना, ऑटो श्मिट इन रशिया एंड कार्ल वीज़ास्कर इन जर्मनी. तो आपको नाम याद रखने कौन कौन है? ऑटो श्मिट एंड कार्ल वीज़ास्कर. Somewhat revised the nebular hypothesis, though differing in details. They considered that the sun was surrounded by solar nebula containing mostly the hydrogen, helium and dust. ठीक है, ये रिवाइज थ्योरी हुई, ये आखिरी में हुई. उससे पहले जब हमने नेबुलर हाइपोथेसिस की बात कर ली, उसके बाद चैम्बरलेन और मोल्टन आए. उन्होंने बोला कि एक सन था, सूर्य था, और एक वॉन्डरिंग स्टार था. ठीक है ना. एज अ रिजल्ट अ सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस, बिकॉज अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे. आप इसको भी धीरे धीरे रीड करो. एज अ रिजल्ट अ सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस. As the passing star moved away, the material separated from the solar surface continued to revolve around the sun and it slowly condensed into planets. क्या बोल रहे हैं? पहले तो आपकी आई नेबुलर हाइपोथेसिस. ठीक है ना. इनिशियली कौन कौन एसोसिएटेड थे? कैंट एंड लाप्लास. फिर ये रिवाइज. अब इसमें नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या था? एक सूरज था अपना. ठीक है ना. और इसी का जो मटेरियल था, इसी सूरज का मटेरियल आपस में, मतलब इसके जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, इसी सूर्य का मटेरियल. इट वाज नॉट समथिंग डिफरेंट.
आपको समझ में, इट इज वॉज पार्ट ऑफ दैट यूथफुल सन, समझ में। बट लेटर इट वॉज रिवाइज्ड बाय हुम? ऑटो श्मिट एंड कार्ल वी जास्कर। उन्होंने बोला कि ये मैंने आपको बताया ना, ये जो सूरज, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, उन्होंने बोला कि ये वाला पार्ट बना है हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सवाल भी आ चुका है सिविल सर्विसेज में यहीं से, लेकिन आया बहुत पहले था। तो वो सवाल ये है, एक सेकेंड ज़रा, तो सवाल ये है कि which of the following scholar has suggested that the earth has originated from the gases and the dust particles? Gases and the dust particles. अब मैंने आपको हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, गैसेस प्लस डस्ट पार्टिकल्स, तो उसमें 4 ऑप्शन थे, जेम्स जीन्स, एच एल्फवेन, एफ होयाल एंड ऑटो श्मिट। तो द आंसर इज ऑटो श्मिट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो इमैनुअल, ये तो नेबुलर हाइपोथेसिस होगी। चैम्बरलेन और मोल्टन ने क्या करा था, समझा देता हूँ आपको, एक सेकेंड ना। ये देखिए, चैम्बरलेन और मोल्टन ने क्या था कि सपोज करो दिस इज द सन, जो अभी सोलर सिस्टम में है, सूरज दादा, ठीक है ना। यहाँ से एक स्टार आया जिसको हम कह रहे हैं वॉन्डरिंग स्टार। वॉन्डरिंग मतलब घूमता घूमता आ गया, ठीक है ना। सो एज इट अप्रोच्ड द सन, जैसे जैसे इसने अप्रोच किया, तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस वाले स्टार में से सिगार शेप्ड, जैसे ऐसा मटेरियल सेपरेट हो गया बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अगला स्टेप में क्या हुआ, ये सूरज यहीं था, और ये जो अलग हुआ, दैट मीन्स ये वाला पार्ट, ये इसी के बाजू में चक्कर लगाने लग गया और उससे प्लैनेट्स बन गए, और ये वाला जो वॉन्डरिंग स्टार था वो आगे भाग गया, चला गया वो, और क्या, घूमने आया था, घूम के चला गया। तो ये किसने था, चैम्बरलेन और मोल्टन ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Sir James Jeans and Harold Jeffrey supported this argument. At a later date, the arguments considered of a companion to the sun to have been coexisting. These arguments are called binary theories. तो ये जो चैम्बरलिन और मोल्टन ने था, इसको किसने सपोर्ट किया, जेम्स जीन्स और हैरल्ड जेफरी ने, ठीक है। तो इफ आई आस्क यू हु वर द पीपल एसोसिएटेड विद there is a wandering star and cigar shaped, so there were 4 people: Chamberlain, Moulton, James Jeans and Harold Jeffrey. You only, अगर आपको याद रखना है तो सिर्फ सरनेम याद रखो, चैम्बरलेन, मोल्टन, जीन्स और जेफरी। सिमिलरली विद नेबुलर हाइपोथेसिस, कांट, लाप्लास, ऑटो श्मिट और कार्ल वी जास्कर, जितनी बार याद करोगे रट जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, बाइनरी थ्योरीज। एट अ लेटर डेट, फिर आगे क्या माना कि जो सूरज था उसका एक और कंपेनियन था, कंपेनियन मतलब एक और साथी था, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी थ्योरीज। लेट्स से दिस इज वन सन
एंड ये इसका कंपेनियन हो गया, कंपेनियन स्टार। तो 2 हो गए ना, 2, तो इसलिए इसको नाम पड़ा है बाइनरी थ्योरीज। समझ में आ गया? बाइनरी थ्योरीज, जैसे आपने कई बार शब्द सुना होगा, जेंडर स्पेक्ट्रम में आपने कई बार शब्द सुना होगा कि नॉन बाइनरी, व्हेन समवन सेज दे आर नॉन बाइनरी, विच इट मीन्स कि 2 नहीं है, दे आर 1, लाइक दैट। तो व्हेन वी से बाइनरी विच मीन्स 2, और यू कैन से बाइनरी लैंग्वेज में वी इंक्लूड 0 and 1, राइट, बोथ। आ गया समझ में? फिर आगे वही फिर आगे यही आ जाता है, दे कंसिडर इट। आगे हम अगर कार्ल वीज़ करें, जर्मनीज की बात करें, तो द सन वाज अप्रोच्ड बाय सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन एंड हीलियम अलॉन्ग विद व्हाट मे बी टर्म्ड एज डस्ट। ठीक है ना? द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्क शेप्ड क्लाउड्स एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। एक्रीशन मतलब इकट्ठा होना। ठीक है? तो इसमें नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या था, नेबुलर हाइपोथेसिस और रिवीजन में क्या अंतर था? तो नेबुलर हाइपोथेसिस में सूरज ही था, यूथफुल सन था, उसी का जो मटेरियल था इट वाज सराउंडेड बाय दैट क्लाउड एंड उससे इसी सब बना था। लेकिन इसमें क्या था कि वो जो सूरज था दैट वाज अप्रोच्ड बाय अ सोलर नेबुला। ठीक है? नेबुला इज अ ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस। ठीक है? एंड दैट नेबुला हैड हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर डस्ट पार्टिकल्स। अब आते हैं मॉडर्न थ्योरीज। हाउएवर साइंटिस्ट इन लेटर पीरियड took up the problems or origins of universe rather than that of just the earth or the planets. The most popular argument regarding the origin of the universe is the Big Bang theory. It is also called the expanding universe hypothesis. Expanding universe hypothesis, Big Bang theory. And Edwin Hubble in 1920 provided evidence that the universe is expanding as time passes, galaxies move further and further apart. You can experiment, वो बलून वाला एग्जांपल दे रखा है, टेक अ बलून एंड मार्क सम पॉइंट्स ऑन इट टू रिप्रेजेंट द गैलेक्सीज। नाउ इफ यू स्टार्ट इन्फ्लेटिंग द बैलून, जैसे आपने कोई गुब्बारा लिया, गुब्बारे में हवा भरी, गुब्बारे में हवा भरने से पहले आपने उस पर कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए। तो जैसे ही आप उसमें हवा भरोगे गुब्बारा फूलेगा, और गुब्बारा फूलेगा तो आप देखना वो जो 2 पॉइंट्स है वो स्ट्रेच होके दूर हो जाएंगे, विच मीन्स वो आपको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का समझाएंगे। बट एट द सेम टाइम वो जो खुद के बैलून में भी क्या है, वो जो पॉइंट होगा, सपोज करो इफ़ यू पुट अ सर्कल और अ डॉट, लेट्स से अ बिग, लेट्स से अ सर्कल। ठीक है? तो आप 2 सर्कल के बीच में तो डिस्टेंस बढ़ेगा ही, साथ साथ वो सर्कल भी हल्का सा स्ट्रेच हो जाएगा। बट दैट इज़ नॉट द केस विद द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। दे आर सेइंग कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 गैलेक्सीज विल इंक्रीज ओवर टाइम, बट एज सच द गैलेक्सीज विल नॉट ग्रो। समझे? तो मिल्की वे गैलेक्सी ऐसा नहीं है कि बढ़ती एक्सपैंड होती है, मिल्की वे गैलेक्सी वहीं पे ही है। बट मिल्की वे गैलेक्सी और एक्स गैलेक्सी और वाई गैलेक्सी और जेड गैलेक्सी, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, विच मीन्स द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। ठीक है? तो आपको इसमें क्या है कि इसके अंदर ये आप काट दो और बस ये अभी यहाँ पे नाम याद रखो, बिग बैंग थ्योरी। और किसने? एडविन हबल ने 1920 में बताया था ये एक्सपैंडिंग का, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। ठीक है? The Big Bang theory consists the following stages in the development of the universe. In the beginning, all matter forming the universe existed in one place in the form of a tiny ball singular atom with an unimaginably small, unimaginably हम क्यों शब्द यूज़ करें कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना, उसकी इतनी कम वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब द स्पेस ऑक्यूपाइड। ठीक है? तो देखो स्पेस कितनी कम ऑक्यूपाई की है, वॉल्यूम जब हम बोलते हैं तो स्पेस ऑक्यूपाइड। ठीक है? इनफाइनाइट टेम्परेचर और इनफाइनाइट डेंसिटी, ये जो आपको छोटी सी टाइनी बॉल दिख रही है इसका क्या है? इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी एंड स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है? याद आ गया? This singular atom. At the Big Bang, the tiny ball exploded violently. This led to a huge expansion. It is now generally accepted that the event of Big Bang took place 13.7 billion years before the present. डेट याद रखनी है। ठीक है? बिग बैंग कब हुआ था? ठीक है? टाइनी बॉल की करेक्टरिस्टिक्स क्या थी? स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी। द एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डे। ये याद रखना, यूपीएससी घुमा सकता है कि एक्सपेंशन आज भी हो रहा है। एज इट ग्रू सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर। एनर्जी जैसे आपने वो इक्वेशन सुनी होगी E = mc², तो सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू matter. There were particularly rapid expansion within fractions of second after the bang. Thereafter, the expansion is slowed down within first 3 minutes from the Big Bang. The first atom began to form. अब इसी में से मैं आपके 2-3 सवाल चाहूँ तो बना दूँ।
पहला वो टाइनी बॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी टाइनी बॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, बिग बैंग का इवेंट कब हुआ था? 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट, ठीक है, दूसरा सवाल। तीसरा मैं आपसे एक्सपेंशन के ऊपर पूछ सकता हूँ कि क्या यूपीएससी बोलेगा एक्सपेंशन हैज स्टॉप्ड, देयर इज नो एक्सपेंशन बिट नाउ, बट आंसर इज एक्सपेंशन हो रहा है। और आपसे क्या बोलूँगा कि द रेट ऑफ एक्सपेंशन हैज़ इंक्रीज ओवर द अदर्स, चीज़ में नेगेटिव तरीके से आता है। द रेट ऑफ एक्सपेंशन हैज़ इंक्रीज ओवर द ईयर्स, बट वी नो दैट द रेट ऑफ एक्सपेंशन वॉज रैपिड विद इन द फर्स्ट few seconds, and thereafter the rate of expansion has reduced. तो क्या है? rate of expansion has reduced, this is rate, ठीक है ना। और विद इन 3 minutes पहला एटम बना, ठीक है। Within 3 lakh years from the Big Bang, temperature dropped to 4500 Kelvin and gave rise to atomic matter. The universe became transparent. The universe became ट्रांसपेरेंट। जो बात करते हैं ना डार्क एनर्जी की, ठीक है, ये तो वो वाई डार्क एनर्जी ऑक्यूपाइज द लार्ज पार्ट ऑफ द स्पेस, सही है। तो उससे मतलब इफ़ यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी तो वो इसी के कॉन्टेक्स्ट में समझे, बिकॉज इट होल्ड्स द की इट होल्ड्स द की टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, ठीक है। Within 3 lakh years from the Big Bang, temperature dropped to 4500 Kelvin and gave rise to atomic matter. तो एटम बना क्या बोलते हैं 13.7 बिलियन ईयर्स हुआ, उसके 3 लाख साल बाद एटॉमिक मैटर बन गया। The expansion of universe means increase in space between the galaxies. An alternative to this was Hoyle's concept of steady state. It considered the universe to be roughly the same at any point of time. However, with बस ये याद रखना कि Hoyle's concept of steady state क्या थी। हॉयल साहब मानते थे कि यूनिवर्स नॉट एक्सपेंडिंग, ठीक है, बाकी कुछ ये नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द स्टार फॉर्मेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वॉज नॉट even in the early universe. These initial density differences gave rise to differences in gravitational forces, and it caused the matter to get drawn together. These formed the basis for the development of galaxies. Milky Way, many stars. A galaxy contains a large number of stars. Galaxies spread over vast distances that are measured in thousands of light years. The diameter of individual galaxies range from 80,000 to 150,000 light years. A galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of a very large cloud called nebula. ये भी सवाल शायद पूछा है कि a galaxy की nebula में क्या होता है। A galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of a very large cloud called nebula. Eventually, growing nebula develops localized clumps of gas. These clumps continue to grow into even denser gaseous bodies, giving rise to formation of the stars. The formation of stars is believed to have taken place some 5 to 6 billion years ago. A light year is a measure of distance and not of time. ये भी एक स्टेट सर्विसेज में पूछते हैं कि इट इज़ अ मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ टाइम. लाइट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. कंसिडरिंग दिस द डिस्टेंसेज द लाइट विल ट्रेवल इन 1 ईयर इज इक्वल टू बी 1 लाइट ईयर. तो बोल रहे हैं कि हाउ मच डिस्टेंस द लाइट विल ट्रेवल इन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड एज लाइट ईयर. लाइट का ईयर, लाइट का साल. तो लाइट एक साल में कितना ट्रेवल करेगी समझे. और लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. तो आंसर क्या है इसका, मतलब कितना ट्रेवल करेगी 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर. द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 149,598,000 किलोमीटर. इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर्स इट इज 8.311 मिनट्स ऑफ ए ईयर. ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट
फैक्ट्स हैं. वाई आई एम सेइंग इम्पॉर्टेंट? बिकॉज अर्थ वी आर लिविंग और सन विच पावर्स एवरीथिंग. समझ में आया? तो जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ विच इंटेल्स आर एग्जिस्टेंस, उसके बारे में याद रखना. ठीक है, तो अब बात करते हैं द स्टार फॉर्मेशन, कि स्टार्स कैसे बने. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इनिशियली जो डिस्ट्रीब्यूशन था मैटर और एनर्जी का, वो अनइवन था. वो अनइवन था. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, अनइवन, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगा. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, सब चीजें जाके मिल गई. ठीक है, ये क्या, क्लाउड शेप में. ठीक है, क्लाउड किसका है? हाइड्रोजन गैस का, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेबुला. यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलिए आपको यहाँ समझा देता हूँ. तो हमने वो हाइड्रोजन गैस का वो देखा. पहले इनिशियल जो डिफरेंसेस थे, क्या बोलते हैं, मैटर और एनर्जी, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था मैटर और एनर्जी का, जिसकी वजह से इट गिव राइज टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, एंड जिसकी वजह से अट्रैक्शन हुआ, एंड दे वो आपस में मिलके एक मिल गए. ठीक है, और ये जो फिर ये जो क्लाउड बना, बादल बना, ये हाइड्रोजन गैस का बादल है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है. अब क्या हुआ, आपने वो देखी है कभी जब वो पकौड़ियाँ बनती हैं तो बेसन को जब हम वो करते हैं, क्या बोलते हैं, फेंटते हैं, तो उसमें छोटे छोटे लम्प्स बन जाते हैं. कंसिडर दैट होल बेसन, जो भी बेसन है उस कढ़ी के अंदर, उसके अंदर, बर्तन के अंदर, टू बी द हाइड्रोजन गैस. और वो जो छोटे छोटे लम्प्स बन रहे हैं ना, उससे अब हम आगे बढ़ते हैं. वो छोटे छोटे लम्प्स को ध्यान रखना. तो इसमें भी क्या हुआ, इस पूरे नेबुला में ना छोटे छोटे लम्प्स बन गए. छोटे छोटे लम्प्स, छोटे 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 छोटे. ये लम्प्स बन गए. दिख गया? हाइड्रोजन गैस में ये नेबुला के अंदर छोटे छोटे लम्प्स बन गए. ठीक है, और फिर क्या हुआ, अगला स्टेप, ये जो छोटे छोटे थे ये आपस में और जुड़ के थोड़े और बड़े हो गए. और फिर इससे क्या बने, आपस में एक्यूमुलेट हो गए, और फिर इससे क्या बने, स्टार्स बने. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स कब हुआ था? डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. मैं डेट आपकी एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा. 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर याद रखना. डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ याद रखना, 149,598,000 किलोमीटर. एंड इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर्स इट इज 8.311 मिनट्स ऑफ अ ईयर. Formation of planets. The following are considered to be the stages in the development of planets. The stars are localized lump of gas within a nebula. The gravitational force within the lumps leads to the formation of a core, to the gas cloud, and a huge rotating disk of gas and dust develops around the gas core. In the next stage, the gas cloud starts getting condensed, and the matter around the core develops into small rounded objects. These small rounded objects, by the process of cohesion मतलब चिपकना, develop into what is called planetesimals. जैसे planetesimals, planet अपने planet शब्द हुआ, और एसिमल्स आप ऐसे ले सकते हो, डेसिमल. तो डेसिमल इज यूज टू रिप्रेजेंट स्मॉलर क्वांटिटीज. लार्जर बॉडीज स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन. ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉजेज द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर. ग्रेविटेशनल फोर्स इज लाइक अ फेविकॉल.
Planetesimals are a large number of smaller bodies. In the final stage, these large number of small planetesimals accrete to form a few larger bodies in the form of planets. तो हमने ये पढ़ लिया था कि ये localized lump of gases थी, ठीक है. These are called as stars, ठीक है. आगे ये कह रहे हैं कि द स्टार्स पहले फिर इसमें क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक गैस का कोर बन गया, ठीक है, कोर, और आपस इसके आजू बाजू में गैस और डस्ट का रोटेटिंग डिस्क टाइप की बन गई, ठीक है भाई. और ये कंडेंस होता गया, कंडेंस मतलब कि और छोटा होता गया, सही है. अब ये बोल रहे हैं कि जो ये नेक्स्ट स्टेज में द गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस्ड एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स. तो मैटर अराउंड द कोर, नॉट द कोर, मैटर अराउंड द कोर, छोटे छोटे स्मॉल, देखो शब्दों को ध्यान रखो, स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स. तो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स, these small rounded object by the process of cohesion developed into what is called as planetesimals. अब ये small rounded object कैसे हो गए, चिपक गए, छोटे छोटे और बड़े बड़े हो गए. अब ये 5-7 दिख रहे हैं, 3-4 हो गए, ठीक है, कोहेजन से चिपक गए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्लैनेटेसिमल्स. लार्जर बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन, कोलिजन मतलब टकराना, ठीक है. तो कोहेजन से ये जो छोटे छोटे स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स थे ये आप चिपके और बन गए प्लैनेटेसिमल्स. अब क्या हुआ, इनमें टकराव हुआ. ओए तेरे को मैं मारूंगा, कहाँ गया, ओए ओए तेरे को मैं मारूंगा, 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 ऐसे करके टकराव होता गया, ठीक है. कोलिजन हुआ, उनमें कोलिजन हुआ, सपोज करो टकराए और फिर एकदम से पीछे से आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स. उसने बोला अब तुम टकरा ही गए हो तो चिपक भी जाओ, तो ये चिपक गए. तो प्लैनेटेसिमल्स आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज. अभी प्लैनेट्स नहीं बने हैं, अभी छोटे छोटे स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट से प्लैनेटेसिमल्स बने, ठीक है. और प्लैनेटेसिमल्स से ही क्या बोलते हैं लार्जर बॉडीज बनी, सही है. यहाँ तक समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं. फिर क्या हुआ, फाइनल स्टेज में जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ये प्लैनेटेसिमल्स थे, ये लार्जर बॉडीज ऑफ ये प्लैनेटेसिमल्स हैं आपके, ठीक है, ये लार्जर बॉडीज हैं. और इसके बाद क्या हुआ, एक्रीशन से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन, प्लैनेट्स बन गए, ठीक है. बस ये याद रखना, प्लैनेट्स बनने का प्रोसेस, प्लैनेट्स किससे बने हैं, एक्रीशन से. Our solar system consists of 9 planets. The 10th planet, 2003 UB313, has also been recently sighted. The nebula from which our solar system is supposed to have been formed started its collapse and core formation some 5 to 5.6 billion years ago, and the planets were formed about 4.6 billion years ago. अभी हमारे पास कितने हैं, वैसे इन्होंने लिख रखा है 9, लेकिन अभी 8 हैं. वो प्लूटो भी इन्होंने ज्वाइन लिख रखा है, लेकिन वी हैव 8. प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड अबाउट, अब देखो आपको 4 पॉइंट, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्टार्स वर फॉर्म्ड अराउंड 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो. तो लेट्स से मैं इसको मिटा दूँ आपके लिए. बिग बैंग कब हुआ, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है. और आपका स्टार्स कब बने, 6 to 5 बिलियन ईयर्स अगो.
ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज 4, ठीक है, और दिस इज 3, और आपका प्लैनेट्स कब बने? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। Our solar system consists of the sun, 9 planets, 8 planets. Sun, 9 planets. अच्छा, वो इसको dwarf planet consider कर रहे हैं, but dwarf planet is a different game altogether when we're talking about planets. ठीक है, एनसीईआरटी में जो दे रखा है, चलो चीज़ें कि डॉफ प्लैनेट को भी वो लोग बोल रहे हैं। तो 9 planets, 63 moons, millions of smaller bodies like asteroids and comets, and huge quantity of dust grains and gases. Out of the 9 planets, some are called as inner planets. वही माई वेरी एजुकेटेड मदर, यानी कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, as they lie between the sun and the belt of asteroids. The other 5 planets are called the outer planets, जो asteroid belt के अंदर है, अंदर inner, वो inner planet है. माई वेरी एजुकेटेड मदर मतलब कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और जो आउटर प्लानट है जस्ट सर्व्ड अस नट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, वो क्या है? आउटर प्लैनेट्स हैं. फर्स्ट 4 को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल मीनिंग अर्थ लाइक, अर्थ, पृथ्वी के जैसे. एज दे आर मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल्स, पत्थरों से और मेटल से बने होते हैं. एंड हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटीज. इनकी क्या होती है? डेंसिटीज ज़्यादा होती है. द रेस्ट 5 आर कॉल्ड जोवियन और गैस जायंट प्लैनेट्स. जोवियन मीन्स जुपिटर लाइक. Most of them are much larger than the terrestrial planets. Thick atmosphere, mostly of helium and hydrogen. All the planets were formed in the same period, sometime about 4.6 billion years ago. Why are the inner planets? फिर आगे बढ़ते हैं. The difference between terrestrial and Jovian planets can be attributed to the following conditions. The terrestrial planets were formed in the close vicinity of the parent star, where it was too warm for gases to condense to solid particles. Jovian formed planets. The solar wind. The terrestrial planets are smaller and their lower gravity could not hold the escaping gases. तो इसके अंदर बता रहे हैं, पहले तो आपको ये बताया कि भाई वो कब बना था, मतलब प्लैनेट्स कब बने थे 4.6 बिलियन ईयर्स अगो. फिर आपको बताया कि कितने मून हैं और 63 मून्स आर देयर, हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर, एंड वो कि और क्या क्या चीज़ हैं. ठीक है, सोलर सिस्टम में. सोलर सिस्टम में एस्टेरॉयड बेल्ट है. एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर जितने भी हैं, आपको बना के दिखाता हूँ. लेट्स से दिस इज द एस्टेरॉयड बेल्ट. ये आपका सन, और इधर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स. ठीक है, और इसके बाद जो भी हैं वो जोवियन प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर. ठीक है, तो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट. इनर प्लैनेट जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, मतलब कि अर्थ लाइक, समझे. उनकी क्या है? डेंसिटी ज़्यादा है. और जो 5 प्लैनेट आउटर प्लैनेट हैं वो हैं, हम बोलते हैं जोवियन लाइक, विच मीन्स इट इज़ दे आर लाइक जुपिटर. अब जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनकी बता रखी है कि दे आर मच लार्जर इन साइज देन दी इनर प्लैनेट्स, उनसे बड़े हैं. आउटर प्लैनेट्स आर बिगर इन साइज देन दी इनर प्लैनेट्स. आप इनकी पिक्चर्स देखना कभी, ठीक है, सैटर्न की देखना, जुपिटर की देखना, दे आर ह्यूज. ठीक है, तो बड़े हैं. और इनका क्या, इनका जो एटमॉस्फेयर है वो भी मोटा है, समझे. थिक एटमॉस्फेयर. जब आपने कभी, अब आगे हम एटमॉस्फेयर की लेयर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ हमारे पृथ्वी में कहाँ से कहाँ तक किलोमीटर तक ये ऊपर सरफेस से लेकर ऊपर तक कहाँ तक ये एटमॉस्फेयर फैला हुआ है. तो उनका ये जो एटमॉस्फेयर की लेंथ है किलोमीटर्स में, नीचे से लेकर सरफेस तक, वो दैट इज़ मोर थिक. जब हम बोल रहे हैं थिक, तो दैट इज़ मोर इन दोस्त. ठीक है, और उनके एटमॉस्फेयर में क्या है? हीलियम, हाइड्रोजन. मेनली हीलियम और हाइड्रोजन. हमारे में क्या है? नाइट्रोजन भी है. आज तो यूज मतलब बेसिकली नाइट्रोजन ने ही सब कुछ संभाल रखा है. ठीक है, और भी बहुत है, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है कि मेनली हीलियम एंड हाइड्रोजन है. वी हैव ऑक्सीजन एज वेल और बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, अब बता रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल और ओवियन प्लैनेट्स के बीच में डिफरेंस. ये याद रखना कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और होवियन प्लैनेट्स के बीच में डिफरेंस आया, वो जैसे हैं वो वैसे क्यों दिखते हैं. जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर ऐसा है तो वो क्यों ऐसा है, उसके कारण दे रखे हैं. कि भाई सूरज है, ये रहा आपका सूरज. ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो थे वो इसके काफ़ी पास बने थे. ठीक है, तो जो गैसेस थी
सन के पास है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आपको पता है। तो गैसेस इतनी वार्म कंडीशन में आपस में कंडेंस होकर गैस जाइंट्स, गैस लाइक प्लैनेट्स नहीं बना पाई, जैसे कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर है, ठीक है। आपको समझे, टेम्परेचर कम होना चाहिए ना फॉर दोज गैसेस टू कंडेंस एंड मेक अ लार्जर बॉडी और अ प्लैनेट, बट टेम्परेचर ज़्यादा थे तो गैसेस आपस में कंडेंस नहीं हो पाए। दूसरा, सोलर, सूरज के पास है तो सोलर विंड बहुत इंटेंस होंगी। सोलर विंड के ऊपर भी क्वेश्चन आया कि व्हाट इफेक्ट दे हैव ऑन दी प्लैनेट अर्थ। तो सोलर विंड बहुत इंटेंस होंगी, जिसकी वजह से वो जो ये बहुत सारी जो गैसेस थी, वो गैसेस और डस्ट वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से उड़ गई। It blew off lots of gas and dust from terrestrial planets. The solar winds were not all that intense to cause similar removal of gases. Solar wind वहाँ पे outer planet के लिए intense नहीं थी. The terrestrial planets are similar, smaller, and their lower gravity could not hold the escaping gases. तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे उनकी क्या था, छोटे थे साइज में, ठीक है। एंड यू नो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फार्मूला G m1m2/r²। तो उनका मास कम था तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगा, तो फिर उनकी मतलब ग्रेविटी कम हुई, तो जिसकी वजह से वो जो गैसेस थी, वो जो उड़ती हुई गैसेस थी, सोलर विंड ने जिन गैसेस को थप्पड़ मार के भगा दिया था उनको पकड़ भी नहीं पाए। सही है बस ये। The moon is the only original natural satellite of the earth. Like the origin of the earth, there have been attempts to explain how the moon was formed. Sir Darwin. बता रहे मून के बारे में, बता रहे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ता हूँ तो मेरे को पता है कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलते हैं, मून में क्या है, मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो मून की ओरिजिन के ऊपर भी थ्योरी दी है। तो पहले जॉर्ज डार्विन थे, उन्होंने बोला कि अर्थ और सन, वो मून और अर्थ पहले एक ही सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी थे, मतलब बहुत तेज से घूम रहे थे सिंगल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये डम्बल शेप में हुए और फिर अलग हो गए, फिर ये अर्थ बन गया, मून बन गया, ठीक है। द होल मास बिकेम अ डम्बेल शेप्ड एंड इवेंचुअली इट ब्रोक, लेकिन दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वो क्या है, बिग स्प्लैट, ठीक है ना। बता रहे हैं, ये बताते हैं कि ये रहा हमारा पृथ्वी, मार्स से करीबन 2-3 साइज बड़ा कोई चीज़ आई, बॉडी आई, उसने अर्थ पे अटैक किया, मतलब अर्थ पे टकराया। उससे क्या हुआ कि ये अर्थ का ही माल टाल उड़ के चला गया, बाहर चला गया, एंड दैट स्टार्टेड रोटेटिंग अराउंड द अर्थ एंड दैट बिकेम द मून। तो मून कब बना था आपका, 4.44 बिलियन ईयर्स अगो। इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अब बात करें, हमने क्या अभी तक पढ़ लिया था, ओरिजिन, चैप्टर का नाम क्या था, द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये था ना। तो ओरिजिन पढ़ लिया, अब लेट्स स्टडी अबाउट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में अर्थ के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, लिथोस्फेयर इज पार्ट ऑफ इट, एटमॉस्फेयर इज पार्ट ऑफ इट एंड हाइड्रोस्फेयर इज पार्ट ऑफ इट, ठीक है। एक सेकेंड, इस वाले उसमें आपको बस 2 चीज़ें याद रखनी है कि अर्थ का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। लेयर्ड मतलब कि जैसे प्याज होती है, प्याज का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है वैसे, ठीक है। तो अर्थ का भी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। और आपको लेयर्ड स्ट्रक्चर समझाने के लिए कसेटा की आइसक्रीम होती है, कसेटा अगर आपने खाई हो वैसा। फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ द मटीरियल दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है कि जो मटीरियल एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर की टॉप लेयर से, विच इज़ एक्सोस्फेयर, एंड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ कोर, तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर में है। और ऐसा नहीं है कि सेम मटीरियल इज थ्रू आउट। फ्रॉम द सर्फेस टू डीपर डेप्थ द अर्थ इंटीरियर इज डिफरेंट जोन्स वगैरह।
तो इनिशियली क्या था अर्थ का प्लैनेट हमारा, जब वो पृथ्वी बनी इनिशियली क्या था, बैरन था, रॉकी था, पथरी और काफ़ी गर्म था, और उसमें थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो देखो अभी ऑक्सीजन नहीं है भाई साहब, अभी तो हैबिटेबल नहीं है, बैरन। बैरन मतलब फसल ही नहीं उग रही है, रॉकी पथरीला, बहुत गर्म, और एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम। तो आप सोचो जब अर्थ बना आप पहुंच जाओ वहाँ पे, जिंदा रह पाओगे? खाने के लिए भाई उगा ही नहीं सकते हैं, बैरन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन और हीलियम है। Development of lithosphere. The Earth was mostly in a volatile state during its primordial state. Due to gradual increase in density, the temperature inside has increased. As a result, the material inside started getting separated depending upon their densities. This allowed heavier materials to sink towards the center of the Earth and the lighter ones to move towards the surface. With passage of time, it cooled further and solidified into a smaller size. This later led to the development of the outer surface in the form of a crust. During the formation of the moon, due to the giant impact, the Earth was further heated up. It is through the process of differentiation that the Earth-forming material got separated into different layers. Starting from the surface to the central parts, we have layers like the crust, mantle, outer core, and inner core. From the crust to the core, the density of the material increases. We shall discuss this layers in our next chapter. तो बता रहे हैं लिथोस्फेयर कैसा बना। लिथोस्फेयर, लिथ मतलब जैसे कि लिथ मीन्स स्टोन और रॉक, ठीक है। व्हेन वी से रॉक्स विच मीन्स लिथोस्फेयर, ठीक है। तो लिथोस्फेयर कैसे बना कि भाई इनिशियल क्या था, टेम्परेचर बढ़ा, है ना, डेंसिटी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो मटेरियल थे वो बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी सेपरेट होने लग गए, बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी सेपरेट होने लगे। तो जो भारी थे वो नीचे दब गए, सेंटर में दे सैंक टुवर्ड्स द सेंटर। जैसे आप समुद्र में तैर रहे हो, किसी बिग को बुला दो और खुद जाके तैरो, तो यू विल फ्लोट एंड बिग विल सिंक। सेम इज हेयर। तो जो हैवियर मटेरियल थे वो सिंक हो गए, और जो हल्के हल्के थे वो ऊपर उड़ गए, सरफेस पे आ गए। टेम्परेचर अब पूरे समय तो बढ़ा रहेगा नहीं, समझे, पूरे समय तो हॉट था नहीं, अर्थ इनिशियली हॉट था, धीरे धीरे टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, वो जो ऊपर लाइटर वो गए थे मटेरियल वो कंडेंस हो गए और सॉलिडिफाई हो गए, जिसने आउटर क्रस्ट बना दिया। अब ये जो मटेरियल सेपरेट हुआ है इनटू डिफरेंट लेयर्स, उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एज द नेम सजेस्ट कि देर इज सम डिफरेंस एंड डिफरेंशिएटेड। अगर आपने मैथ में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा, तो डिफरेंशिएशन मतलब दे आर डिफरिंग एंड इट इज़ समहाउ अरेंज्ड कि दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड मटेरियल्स इनसाइड देम, ठीक है। तो दैट इज ऑल इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मतलब कि पानी, एटमॉस्फेयर मतलब जहाँ से आप सांस वास ले रहे हो। द प्रेजेंट कंपोजिशन वर्स एटमॉस्फेयर इज chiefly contributed by nitrogen and oxygen. There are three stages in the evolution of the present atmosphere. The first stage is marked by the loss of primordial atmosphere. In the second stage, the hot interior of the earth contributed to the evolution of the atmosphere. Finally, the composition of the atmosphere was modified, the living world, through the process of photosynthesis. This is very important. This paragraph from the exam perspective is very important. Why I am saying so कि UPSC वो पूछता है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ एनीथिंग एंड विच, जो कोई भी चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस फॉर अस एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ब्रीदिंग, सो वी नीड टू नो कि हाउ दैट केम इन टू बींग। इस वजह से दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें बता रहे हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर बनने के लिए में 3 स्टेजेस थी। स्टेज 1, loss of primordial atmosphere. प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर मतलब स्टार्टिंग वाला, उसमें क्या थी, हाइड्रोजन और हीलियम ही थी मेनली, और यही गैसेस अभी भी होवियन प्लैनेट्स में है आउटसाइड दी एस्टेरॉयड बेल्ट। उसके बाद क्या हुआ, अर्थ का एटमॉस्फेयर को जो मॉडिफाई किया और इवोल्यूशन में हेल्प की, वो क्या था, अर्थ का हॉट इंटीरियर, गरम कोर, इंटीरियर विल बी
much more वो. And third is the living world. फोटोसिंथेसिस. तभी तो ऑक्सीजन बनेगी ना. पहले तो हाइड्रोजन और हीलियम ही थे. ये पूरा पैराग्राफ याद रखना. लॉस ऑफ प्री मेडियल एटमॉस्फेयर, hot interior of the earth, and living world through the process of photo. The early atmosphere with hydrogen and helium is supposed to have been stripped off as a result of the solar winds. This happened not only in the case of the earth but also in all terrestrial planets which were supposed to have lost their primordial atmosphere through the impact of solar wind. During the cooling of the earth, gases and water vapor were released from the interior solid earth. This started the evolution of the present atmosphere. The early atmosphere largely contained water vapor, nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia, or very little of free oxygen. The process through which the gases were output from the interior is called degassing. Degassing मतलब gassing मतलब कि गैस का आ रही है सही है. Degassing मतलब निकल रही है. Continuous volcanic eruptions contributed water vapor and gases to the atmosphere. As the earth cooled, the water vapor release started getting condensed. The carbon dioxide in the atmosphere got dissolved in rainwater and the temperature further decreased, causing more condensation and more rains. ठीक है. The rainwater चाहिए. तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया था ना, लॉस ऑफ प्री मॉडियल एटमॉस्फेयर, ये कैसे हुआ. ये सारे ही उसमें हुआ था टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में. किससे कैसे हुआ भैया? सोलर विंड से. सोलर मतलब सूरज और विंड्स मतलब हवा. तो सोलर विंड्स जो चल रही थी उन्होंने भगा दिया इसको. दूसरे उस पर आते हैं. दूसरा क्या मैंने आपको बताया था? गर्म इंटीरियर. गर्म इंटीरियर से क्या हुआ? डी गैसिंग. डी गैसिंग में क्या हुआ? वाटर वेपर और गैसेस ऊपर की तरफ गए. ठीक है. यहाँ तक कोई दिक्कत? ये लिखा हुआ है ना आपका, रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ. ठीक है. और फिर क्या हुआ उसके बाद? अभी हाइड्रोजन हीलियम भाग गए. पहले ही चले गए थे, सोलर विंड ने भगा दिया था. अब कौन कौन से आ गए? वाटर वेपर आया. ठीक है, जो मैंने आपको ये बताया. और गैसेस कौन कौन सी थी? अमोनिया, मीथेन, CO2. ठीक है. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. बहुत थोड़ी. ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने एक जगह सवाल देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि 54% ऑफ द ऑक्सीजन वॉज फॉर्म्ड. 54%. और यूपीएससी ने मतलब जो भी सवाल बनाने वाले दिन ने था उसने यहाँ से क्यों पूछा? क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते. तो वी नीड टू नो कि ऑक्सीजन का कितनी बनी थी, कब बनी थी, क्या था हिस्सा, क्या उसका रोल रहा. तो इसलिए बहुत थोड़ी. तो अगर आपसे कोई बोले 54%, तो आंख बंद कर देना, मना वो कर देना. ठीक है. समझ में? इसके अलावा क्या हुआ? वॉल्केनिक इरेप्शंस हुए. जिसने वाटर वेपर और गैसेस को वो करा. ठीक है. धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर कम हो गया. वाटर वेपर कंडेंस हुआ, रेन हो गई, बारिश हो गई. अर्थ में गड्ढे थे. गड्ढे मतलब डिप्रेशंस. ये बारिश डिप्रेशन में जाके भर गई और समंदर बन गया. ठीक है. आगे समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए. The Earth's oceans were formed within 500 millions from the formation of the Earth. This tells us that the oceans are old as 4 billion years ago. Sometimes around 3.8 billion years ago, life began to evolve.
However, around 2.5 to 3 billion years before the present, the process of photosynthesis got evolved. Life was confined to the oceans for a long time. Oceans began to have the contribution of oxygen through the process of photosynthesis. कह रहे हैं ना कि life was confined to the ocean. Eventually, oceans were saturated with oxygen and 2 billion years ago, oxygen began to flood the atmosphere. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक. तो अभी तक हमारी टाइमलाइन क्या चल रही है? 13.7 बिलियन ईयर्स पे बिग बैंग इवेंट हुआ. ठीक है. सिक्स टू 5 बिलियन ईयर्स अगो में क्या बने? स्टार्स बने. ठीक है. 4.6 बिलियन ईयर्स अगो क्या बने? क्या बने भाई? प्लैनेट्स. मैं ढंग से लिख देता हूँ. ये रहा आपका 4.6. ठीक है. और 4.44 में अर्थ की एज क्या है? 4.6. और 4.44 किसकी है? मून की एज है आपकी. ये 4.6 आपकी प्लैनेट की हो गई और 4.44 किसकी हो गई? मून की हो गई. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. और इसी के 500 मिलियन ईयर्स बाद ही, यानी कि इसके अगर हम 4.6 से करें तो इसके 1 बिलियन ईयर्स के बाद मतलब कि होना चाहिए था 3.6, बट 3.1 बिलियन ईयर्स अगो ही 3.1 बिलियन ईयर्स. ठीक है. आपको समझना गया ना? 4.6 तो हो गया प्लैनेट का और हमारे अर्थ का, और 4 बिलियन ईयर्स अगो हो गया, क्योंकि 500 साल बोले हैं तो 4 बिलियन ईयर्स अगो हो गया आपका अरे एक सेकंड, मैंने टाइमलाइन थोड़ी सी गलत लिख दी. तो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो आपका वो हुआ, फिर आप अर्थ बना. 4.4 पे आपका मून बना, और 4 बिलियन ईयर्स हो गए आपके ओशंस बने, यानी कि ओशंस वर फाउंड आफ्टर द मून ऑफ कोर्स. ठीक है. सम टाइम अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ बिगन टू इवॉल्व. तो लाइफ कब इवॉल्व होनी चालू करी? 3.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले, और अराउंड 2.5 to 3 फोटोसिंथेसिस कब चालू हुआ? आगे. ठीक है. 2.5 to 3 बिलियन ईयर्स अगो. एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम लाइफ वॉज कन्फाइंड टू ओशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम. मतलब जो जीवन था वो काफ़ी समय तक समुद्र के अंदर था. अगर आपने थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी ओरिएंटेड हो तो यू नो कि हिंदुइज्म में एक थ्योरी है कि हिरण्य गर्भ. तो बेसिकली हमारे उसमें जो कंसेप्शन ऑफ यूनिवर्स बताया, दैट स्टार्टेड विद द वाटर ओनली. ठीक है. धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई जितना उसकी शक्ति थी समंदर की, उतनी ऑक्सीजन उसने झेल ली. उसके बाद वहाँ से निकल गई 2 बिलियन ईयर्स को पहले. तो यहाँ से वो जो ऑक्सीजन थी वो निकल के एटमॉस्फेयर में चली गई. तो जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि डी गैसिंग के वक्त वेरी लिटिल ऑफ ऑक्सीजन वॉज फॉर्म्ड, फ्री ऑक्सीजन. तो 2 बिलियन ईयर्स अगो पे, बिकॉज जो ऑक्सीजन रियल जिसने हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अच्छे से दी, दैट इवेंट हैपेंड इन 2 बिलियन ईयर्स अगो, बिकॉज द लाइफ वॉज इवॉल्व अराउंड 2.5 to 3 बिलियन ईयर्स अगो, विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फोटोसिंथेसिस एंड हेंस द ऑक्सीजन. Origin of life. The last phase in the evolution of the earth relates to the origin and the evolution of life. Origin and the evolution of life. ठीक है.
तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कब थे, हमने अभी देखो पढ़ो 3.8 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ बिगैन टू इवॉल्व, ठीक है। लाइफ बिगैन टू इवॉल्व अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, राइट। It is undoubtedly clear that the initial or even the atmosphere of the earth was not conducive for the development of life। बोल रहे हैं कि ये क्लियर है कि जो एटमॉस्फेयर इनिशियल एटमॉस्फेयर था वो लाइफ के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी कंड्यूसिव नहीं था। पहले क्या था, पहले हाइड्रोजन और हीलियम थे, उसके बाद काफ़ी गैसेस बनी, उसके बाद गैसेस बनी, कौन कौन सी बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, नाइट्रोजन बनी, वाटर वेपर बनी, ठीक है, वाटर वेपर बनी। और क्या क्या बना आपका इसके अंदर, वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन, वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन, ठीक है। और क्या क्या बनी भाई, अमोनिया बनी और एमोनिया मीथेन, एमोनिया और मीथेन। तो वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन, तो याद है तो इस वजह से क्या हुआ, फर्स्ट जो इनिशियल स्टेजेस में जो एटमॉस्फेयर था दैट वाज नॉट कंड्यूसिव फॉर लाइफ। ओनली व्हेन द लाइफ बिगेन टू इवॉल्व अराउंड 3.8 billion years ago and photosynthesis started happening from 2.5 to 3 billion years ago somehow, और फिर धीरे धीरे ओशन में ऑक्सीजन सैचुरेट हो गई और अराउंड 2 billion years ago ऑक्सीजन स्टार्टेड टू फ्लड द एटमॉस्फेयर, तब लाइफ अच्छे से हुई, ठीक है। द मॉडर्न साइंटिस्ट रिफर टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ काइंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, chemical reaction which first generated complex organic molecules and assembled them, ठीक है। This assemblage was such that they could duplicate themselves, converting inanimate matter into living substance। Wow, nonsense। The record of life that existed on this planet at different periods is found in the rocks in the form of fossils, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि हम इस पृथ्वी पे जो भी जीवन एग्जिस्ट हुआ उसका रिकॉर्ड कहाँ मिलता है, किसी ने शॉर्ट बनाया है, किसी ने यूट्यूब वीडियो बनाया है, कोई मैन्युस्क्रिप्ट है, नहीं, उसका रिकॉर्ड मिलता है हमें पत्थरों में, पत्थरों के अंदर जो फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स मतलब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू algae have been found in geological formations that are much older than these were some 3 billion years ago। It can be assumed that life began to evolve sometime around 3.8 billion years ago। The summary of evolution of life from unicellular bacteria to the modern man, first क्या था, unicellular bacteria single cell and modern man is given in the geological time scale on page 18। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें से क्या क्या सवाल है। पहला, मॉडर्न मैन, वी आर मॉडर्न मैन, यहाँ से सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। होमोसेपियंस, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। डायनासोर, मूवी बन चुकी है, इतने सारे म्यूजियम्स हैं, एक आपका पिलियन इसकी प्रॉपर एक स्टडी फील्ड है साइंस में जो डायनासोर को पढ़ती है एंड फेमस एज वेल, ठीक है। तो डायनासोर के बीच में, अब डायनासोर से रिलेटेड आपको दोनों याद रखना है। तो जब हम बोलते हैं जुरासिक पार्क, तो दैट इज एज ऑफ डायनासोर क्या थी, जब हम बोल रहे हैं जुरासिक, तो जुरासिक वाज दैट पीरियड। लेकिन जब वो एक्सटेंट हुए, जब वो खत्म हो गए, दैट वाज क्रिटेशियस। याद रखना, जो एज थी जब वो जीव इधर उधर घूम रहे थे, डांस कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, तो उनकी वो पीरियड क्या था, जुरासिक। और जब वो एक्सटेंट हुए वो था क्रिटेशियस, ठीक है। ये हो गया। पहले यूनिसेलुलर बैक्टीरिया बना, सही है, फिर बना ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है ना, सही है भाई। और इसमें क्या क्या आपको याद रखना है, इसमें टाइम स्केल का बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था कि आपको इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में इयॉन एरा और पीरियड और एपोक को अरेंज करना है। तो इयॉन इज द लार्जेस्ट, इयॉन, एरा, पीरियड एंड एपोक, ठीक है। तो मॉडर्न मैन कौन से एपोक का था, कौन से एपोक का है, होलोसीन। और होमोसीपियंस प्लाइस्टोसीन, ठीक है, ये याद रखना। और आपका डायनासोर का अगर हम बात करें तो डायनासोर का एज क्या, पीरियड क्या था वाला, पीरियड था जुरासिक, और उनकी ख़त्म कब हुई, क्रिटेशियस। पहले क्या बना, बैक्टीरिया बना, फिर बाद में ब्लू ग्रीन एल्गे,
ठीक है, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स द एज ऑफ द अर्थ? इट इज 13.7 बिलियन, इसमें ट्रिलियन है, तो आंसर ही हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट ड्यूरेशन? इट इज ईऑन एरा पीरियड एपॉक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर? सोलर विंड्स हैं. फर्स्ट क्या था? लॉस ऑफ प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर. which contain hydrogen and helium, and that happened through the solar winds. ठीक है. नेक्स्ट कम टू द डी गैसिंग. डी गैसिंग कब हुआ था? द सेकेंड स्टेज. इट वॉज द सेकेंड स्टेज जब गर्म इंटीरियर ने कौन कौन सी गैसेस थी? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, एमोनिया एंड वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन. फोटोसिंथेसिस, थर्ड स्टेज, बिकॉज दैट फ्लडेड. पहले क्या बोलता है, लाइफ बिगेन टू evolve around 3.8 billion years ago. ठीक है. फोटोसिंथेसिस स्टार्टेड हैपनिंग फ्रॉम 2.5 to 3 billion years ago. एंड जब वो ओशन में सेचुरेट हो गई ऑक्सीजन, तो दैट स्टार्टेड टू फ्लड द एटमॉस्फेयर इन अराउंड 2 billion years ago. तो ये था डिफरेंशिएशन. क्या था? अर्थ का लेयर्ड स्ट्रक्चर. इट इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ in layers. Which one of the following represents the inner planets between the sun and the belt of asteroids? Life on the planet appeared around how many years before the present? 3.8 billion years ago. Why are the terrestrial planets rocky? ये सब आप कर लेना. कैंट एंड लाप जो उसमें आपका ये एग्जाम्पल था ना, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और होवियन प्लैनेट्स में क्या क्या थे? सोलर विंड एक एग्जाम्पल था. ठीक है, वो आंसर था उसमें. और लोअर डेंसिटी की वजह से, लोअर ग्रेविटी की वजह से दे कुडंट होल्ड इट. ठीक है. एंड कि अर्थ के सन के पास होने की वजह से इट वाज टू वार्म फॉर द गैसेस टू कंडेंस. तो ये याद रखना, ये आपका एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं. टू वार्म फॉर द गैसेस टू कंडेंस. What is the basic difference in the arguments related to the origin of the earth given by Kant and Laplace? Kant and Laplace ने nebular hypothesis दी थी. Simply youthful sun था, which was revised by Otto Schmidt and Carl V. Zaskar, जिसने बताया था कि यूथफुल सन से सब कुछ नहीं था. एक सोलर नेबुला ने अप्रोच किया विच वॉज मेड अप ऑफ दी गैसेज एंड डस्ट. चैम्बरलेन एंड मोल्टन ने क्या दिया था भाई? चैम्बरलेन, मोल्टन और कौन थे? जेम्स डीन्स और हैरल्ड जेफरी. जेम्स डीन्स प्लस जेफरी. क्या था? सिगार शेप्ड, एक वॉन्डरिंग स्टार था. व्हाट इज मेंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन? बेसिकली अर्थ का लेयर्ड स्ट्रक्चर. व्हाट वाज द नेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इनिशियली? रॉकी, बैरन, हॉट. What were the gases which initially formed the Earth's atmosphere? पहले सबसे पहले लिख देना हाइड्रोजन, हीलियम. उसके बाद क्या हुआ? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑफ द बिग बैंग थ्योरी. सिंगुलैरिटी, यहाँ से फिर क्या इसकी प्रॉपर्टी लिख देना? इन्फाइनाइट टेम्परेचर, इन्फाइनाइट डेंसिटी एंड स्मॉल वॉल्यूम. ठीक है. फिर क्या हुआ? एक वो धमाका हुआ 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पे. ठीक है ना. और धमाके के बाद एक्सपैंड होने लगा. पहले क्या था? रैपिड रेट ऑफ एक्सपेंशन था. अब रेट ऑफ एक्सपेंशन कम हो गया है. और विद इन 3 minutes ऑफ द एक्सप्लोजन क्या हुआ? फर्स्ट एटम, पहला एटम बना. ठीक है ना. लिस्ट द स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में आपको बताना है. लिथोस्फेयर में, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर आपका बना. एटमॉस्फेयर
जब ऑक्सीजन वो क्या बोलते हैं वाटर वेपर वगैरह हुआ, फिर जो वॉल्केनोज थे उन्होंने भी वाटर वेपर वगैरह देना स्टार्ट किया, ठीक है। तो कंडे धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर कम हुआ, कंडेंस हुई, बारिश हुई, अर्थ में डिप्रेशन थे, वो पानी भर गया। लिथोस्फीयर में डिफ्रेंशिएशन भी मेंशन कर देना, ठीक है ना। चलिए, हैव अ गुड डे।